साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2024 में होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देखेंगे। इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को कंप्लीट करेंगे। चूँकि ये पेपर पहले मार्च में होना था, बाद में ये पेपर टल गया, अब अक्टूबर 2024 में होना है। तो ये जो प्रश्न पत्र कोचिंग के द्वारा कराया गया है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान तथा करंट अफेयर को सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग करंट अफेयर के प्रश्नों को अब नहीं देखेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर काफ़ी पुराने हैं। हम लोग जो अगले लेटेस्ट पेपर आएंगे, उसमें जो करंट अफेयर आएंगे, जो लेटेस्ट करंट अफेयर आएंगे, उनको कवर करेंगे। पुराने करंट अफेयर को हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अप्रैल 2023 करंट अफेयर हैं, अब नहीं पूछे जाएंगे। ये 2024 के ही करंट अफेयर आपके लिए कारगर होंगे अक्टूबर 2024 में जो पीसीएस की परीक्षा होगी। तो हम लोग जो जीएस वाला प्रश्न पत्र है, मतलब करंट अफेयर को छोड़ करके उस प्रश्न को देखेंगे, और इस पेपर को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। इस पहले पार्ट में हम लोग जो है 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और शेष बचे हुए प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे। तो अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 351 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ी गई। देखिए, मूल संविधान में जो आपकी 8वीं अनुसूची है, उसमें कुल आपकी 14 भाषाएं थीं। बाद में अलग अलग टाइम पे 8 भाषाएं और जोड़ी गई। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो जो सबसे पहले जोड़ी गई वो आपकी सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा को जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाओं नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को जोड़ा गया। फिर इसके बाद आपका 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो इस जो आपके विकल्प हैं बोडो, संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन के माध्यम जोड़ा गया, और मणिपुरी को जो है ये 71वें संविधान संशोधन के माध्यम जोड़ा गया, और सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकती है। तो यह अधिकतम 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है। ठीक है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस पर कानून या विधि बना सकती है। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा इसे प्रत्येक बार 1 वर्ष और अवधि के लिए बढ़ा सकती है। आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति द्वारा की गई थी। तो इसकी सिफारिश जो है राजमन्नार समिति के द्वारा की गई थी, जो कि 1969 की समिति रही थी। देखिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1971 में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा, जिसमें अनेक सिफारिशों के साथ साथ यह सिफारिश भी की गई अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। अगला है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सत्य है। 3 कथन दिए गए हैं। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, सही है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, सही है। इसके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नहीं, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन आपका गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अनुसूची 11 में 29 विषय सही है। ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष है। मतदान की आयु 18 वर्ष है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही नहीं है, या बी वाला युग्म सही नहीं है। सी, पंचायती राज के द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति अशोक मेहता समिति ने की थी। पंचायतों में आरक्षण अनुच्छेद 243D में दिया गया है। अगला है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये संसद के अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया जा सकता है, संसद के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, देखिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित राज्य विधानमंडलों के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है, जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। पहले कितना था, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु थी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है।
दो कथन है, लोकपाल के पास सीबीआई व सीबीसी एजेंसियों को निर्देश देने की शक्ति है, सही है। दूसरा, लोकपाल को हटाने के लिए संसद के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लोकपाल याचिका की आवश्यकता होती है, नहीं 50 नहीं 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लोकपाल याचिका की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें पूछा है कौन से सही हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 10 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन संसद द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है, नहीं, ये कथन गलत है। देखिए, अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, न कि संसद द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है, सही है। परिषद कानूनी अथवा गैर कानूनी विवादों का निष्पादन कर सकती है, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है सलाहकारी होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की निम्नलिखित में से किस शक्ति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया जा सकता है, तो वह है परिहार। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में 5 चीजें आती हैं, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। जब दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम की जाती है तो उसे परिहार कहते हैं, जबकि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना लघुकरण कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था। तो बीपी सिंह थे उत्तर प्रदेश के, चौधरी चरण सिंह भी उत्तर प्रदेश के थे, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के थे, परंतु चंद्रशेखर जो है ये कभी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, ये जो है 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक देश के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध नगर पालिकाओं में आरक्षण से है, तो अनुच्छेद 243 टी का संबंध है। ठीक है, 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है, 243 आर में जो है आपका नगर पालिकाओं की संरचना है, और 243 एस में वार्ड समितियों का गठन है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जबकि 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सेवा कर का प्रावधान किया गया है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 4 भाषाएं जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला पंचायत या जिला परिषद नहीं है, तो केरल, त्रिपुरा और मेघालय में नहीं है। केरल और त्रिपुरा में केवल ग्राम पंचायत है और मेघालय में जनजातीय परिषद जैसी संस्था का प्रावधान है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, अनुच्छेद 312 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही कथन है। भारतीय संघ की कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है, नहीं, कथन गलत है, क्योंकि भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर बनती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, गलत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। यहाँ पे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो सकता है, ये सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। 4 कथन आपके पास दिए गए हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है, ये कथन सही है। उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है, ये भी सही है। यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है तो इससे पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य भी अवैध माने जाएंगे, ये कथन गलत है, वो कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तीसरा कथन गलत है। चौथा, संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन की कोई व्यवस्था नहीं, ये सही है, तो 124 आपका सही है, तीसरा गलत, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, यदि कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है, तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। देखिए, साधारण विधेयक के संबंध में ही जो है आपका संयुक्त अधिवेशन होता है। महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 2 कथन है,
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये कथन सही है। वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वो निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है और ये निजी प्रैक्टिस कर सकता है, परंतु भारत सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता है और ना ही किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है। तो इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चयन करें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था, सही है। दूसरा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 नियामक सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, सही है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नहीं, 5 वर्ष नहीं, 3 वर्ष का होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पूछा असत्य कौन सा, तो दूसरा वाला असत्य है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इसलिए डी ऑप्शन। जबकि इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लखनऊ, बेलगाम और कोलकाता में। ठीक है, कर्नाटक, बेलगाम कर्नाटक में है, चेन्नई आपका कोलकाता नहीं, सॉरी, हाँ कोलकाता है, बेलगाम जो है आपका कर्नाटक में है, और आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, और तीसरा जो है आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रावधान है? अनुच्छेद 149 में, 149 में। 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है। 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। 151 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, सही है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति एक निश्चित कार्य के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता नहीं, सचिव के समकक्ष होता है। ठीक है, भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो असत्य कथन पूछा है तो दूसरा वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में के संथानम आयोग की संस्तुति पर। ठीक है, और इसे 2003 सीबीसी अधिनियम में वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। अगला है निम्न में से असत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। 2 कथन है। पहला, लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए स्थापित किया गया है, सही है। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। ये 2 के दोनों कथन सही है। तो पूछा असत्य कौन सा है, तो कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। अनुच्छेद और विषय वस्तु क्या है? अनुच्छेद 248 में विधायन की अवशेष शक्तियाँ हैं। 257 में कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। 250 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन इसमें नहीं है। ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है 253 में। अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन 253 में, ना कि 250 में। 250 में क्या है? आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। अनुच्छेद 275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान का प्रावधान करने के बारे में है। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता? इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ उपाध्यक्ष नहीं होते हैं, बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में गलत का चयन करें। गलत क्या है? तो यहाँ पे 4 विकल्प में से देखें। इसे न्यायिक क्षेत्र में न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना, समुद्री और राजदूतों के मामले भी शामिल हैं। नहीं, इसके तहत न्यायिक क्षेत्र में केवल संघीय मामले आते हैं। नौसेना, समुद्री और राजदूतों के मामले जो हैं, ये जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है या उच्चतम न्यायालय है, उसके अधिकार में आते हैं। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल संघीय मामले आएंगे, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, वहीं बी, इसका न्यायिक समीक्षा क्षेत्र सीमित है, सही है। संसद द्वारा इसके न्याय क्षेत्र की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत इसके पास न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है, ये भी सही है। अगला है निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। अनुच्छेद और विषय वस्तु। आर्टिकल 124 124C में संसद की कानून बनाने की शक्ति है, सही है। अनुच्छेद 127 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश, मतलब एडहॉक जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में 127 में।
तो बी वाला जो है आपका सही नहीं है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय के आदेशों की समीक्षा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिफारिश का संबंध पंचायती राज के अशोक मेहता समिति से नहीं है? तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए, ये सिफारिश है इनकी। पंचायती चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी, ये भी सिफारिश है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये भी सिफारिश थी। पंचायती राज पद्धति त्रिस्तरीय होनी चाहिए, नहीं, द्विस्तरीय की बात उन्होंने की थी, त्रिस्तरीय की बात इन्होंने नहीं की थी, द्विस्तरीय की बात की थी, इसलिए डी वाला इनके सुझावों में शामिल नहीं है, सिफारिशों में शामिल नहीं है। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों की संरचना नहीं, 243 डी में स्थानों का आरक्षण है, 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये आपका सही है। 243 जी में पंचायतों का आरक्षण नहीं है, स्थानों का आरक्षण नहीं है, बल्कि पंचायतों की शक्तियाँ हैं। और 243 सी में क्या है? पंचायतों की संरचना है, ठीक है। तो पंचायतों की संरचना किसमें है? 243 सी में है, 243 सी में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों से नहीं है? देखिए, नगरीय निर्धनता उन्मूलन जो है ये नगर पालिकाओं को हस्तांतरित विषयों में शामिल है, तो ये आपका ग्राम पंचायत में नहीं आएगा या पंचायती राज व्यवस्था में नहीं आएगा, तो पहला नहीं है। भूमि विकास एवं भूमि सुधार, पुस्तकालय, ईंधन और चारा, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, पशुपालन और कुक्कुट पालन, ये सभी के सभी हैं, तो यहाँ पे केवल एक बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन है, भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है, सही है। भारतीय संघ राज्यों के बीच आपसी सहमत का प्रतिफल है, ये गलत है, आपसी सहमत का प्रतिफल नहीं, क्योंकि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भारत में नहीं है, जबकि यूएसए में है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है? देखिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पे हो सकता है, परंतु आंतरिक विद्रोह के आधार पर नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए, 1978 के 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक गड़बड़ी या विद्रोह को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया था, और जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है वो आर्टिकल 352 352 में है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है वो असत्य है? तो देखिए, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, असत्य कथन पूछ रहा है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत करता है, सही है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आपातकाल में भी प्रभावी रहता है, ये दो के दोनों कथन सही है, ठीक है। तो असत्य कोई नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत करता है, 359। अतः अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं, अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में दो प्रतिबंध लगाया गया। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक समिति संसदीय समिति को कैग का मार्गदर्शन प्राप्त है? तो ये लोक लेखा समिति को प्राप्त है, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है? ये वर्णित है 59 में, अनुच्छेद 59 में, जबकि 57 में राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के बारे में है, 58 में जो है राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं हैं, और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो इसमें जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो आपका जो डी हो जाएगा, डी वो आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 66 के तहत ये प्रावधान किया गया है, 66 के 1 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला है 41 नंबर, कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन है कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन एवं राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम माना जाता है, सही है। कारण, क्योंकि
संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है, अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। कथन कारण सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा। चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, सही है। चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, सही है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने संबंधित विवादों और उन्हें चुनाव चिन्हों के आवंटन से उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए एक अर्धन्यायिक संस्था की तरह कार्य करता है। ये 3 के तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। 2 कथन दिए गए हैं। आशा पूर्णा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, बी.एस. रमा देवी थी। बी.एस. रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। रमा देवी राज्यसभा की महासचिव के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी और कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो वर्तमान में हैं, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 317 में, अनुच्छेद 317 बी ऑप्शन। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो पहले तक हो, तो बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन एक सांविधिक स्टेचुरी बॉडी नहीं है, आयोग नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये सभी सांविधिक आयोग हैं, परंतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये जो है वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जिसका गठन अनुच्छेद 338 के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है। 2 कथन है। नवनिर्वाचित लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, सही है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, 1 और 2, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है धन विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन चुने कि असत्य कथन क्या है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सही है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, सही है। इसे संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता नहीं। सरकारी विधेयक जो होता है केवल मंत्री प्रस्तुत करता है, कोई भी सदस्य नहीं प्रस्तुत कर सकता, तो डी ऑप्शन इसका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो उड़ीसा में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कुल 10 सीटें हैं, जितनी आपकी राजस्थान में भी 10 सीटें हैं, परंतु आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में 11-11 राज्यसभा की सीटें हैं। अगला है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों के किस अधिकार का संरक्षण नहीं करता है। तो यह करता है राजनीतिक दल बनाने के अधिकार का, देश में निर्बाध संचरण का, सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने के अधिकार का, जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का, ये करता है। परंतु अभियोग लगाने की मौखिक एवं लिखित स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसका संरक्षण जो है स्वतंत्रता का अधिकार नहीं करता है। तो यहाँ पर केवल 5, ये ऑप्शन। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से कभी भी बर्खास्त कर सकता है, नहीं, ये कथन आपका गलत है। कारण देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है, क्योंकि देखिए जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अनुसार, ठीक है, कभी भी बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत, आर सही। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो देखिए, संघीय विशेषता नहीं है तो संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय विधायिका, ये संघीय विशेषता, परंतु अनश्वर राज, सशक्त केंद्र, ये आपकी क्या है, ये आपके संघीय नहीं है, ठीक है, ये आपके संघीय नहीं है बल्कि एकात्मक विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर संघीय विशेषताएं नहीं है, कौन सी, अनश्वर राज और सशक्त केंद्र, 2 और 3 और 5, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से सही कथन या कथनों का चयन करें। 2 कथन है, संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 268 में वर्णित है कि कर केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए जाते हैं, लेकिन राज्यों को सौंपे जाते हैं, नहीं, ये कहा गया है 269 में कहा गया है कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन राज्यों को सौंपे जाते हैं।
तो पहला गलत है। दूसरा, संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268A में वर्णित है कि सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र व विनियोजित किया जाता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि 268 जो है, 268 के अनुसार कर केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण से है? तो ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा का, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा का है। ठीक है। सबसे पहला अंतर्राज्य जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में 1969 में गठित कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण था। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य शामिल थे। अगला है, निम्न में से सही कथन या कथनों का चयन करें। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। क्षेत्रीय, यहाँ पर आपका 3 कथन दिए गए, सही कौन सा ये बताना। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय हैं। सही है। देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी विभाजित किया गया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद प्रदान की गई, ये भी आपका सही है। ठीक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लखनऊ में नहीं है बल्कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। तो पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के विषय में क्या सही है? मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है। सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। उपरोक्त सभी के सभी यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं, ये जो है आपका आर्टिकल 280(2) में वर्णित है और ये भारत की संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे। ये 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री थे। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ है, 3 से मिलाइए। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है, 4 से मिलाइए। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है, 2 से मिलाइए। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, 1 से मिला दीजिए। तो 3421 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 143(2) के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे वाद को जो किसी ऐसी संधि, करार, सनद आदि से उत्पन्न हुआ है जो संविधान लागू होने के पूर्व की गई थी, उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद पर परामर्श देने के लिए बाध्य है। ठीक है, उसके लिए वो बाध्य है। और उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद पर परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं, ये कथन गलत है, ये वाला सही है। सी, राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये सही है। तो पहला ए और सी दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कथन कौन सा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध कदाचार अथवा अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए। सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जाता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथन निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसको मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 120 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन बताइए। 2 कथन है, इनमें असत्य कथन कौन सा है? अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी राज्य को, किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता नहीं। अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। 341 के तहत अनुसूचित जाति घोषित करता है, जबकि अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया जा सकता है नहीं। यहाँ पे 342 में अनुसूचित जनजाति है, 41 में अनुसूचित जाति है और 342 में अनुसूचित जनजाति है। तो यहाँ पे 2 के दोनों कथन क्या हैं? वो गलत है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित किस समिति ने यह सिफारिश दी थी कि अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए?
राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल से नहीं, मुख्यमंत्री से परामर्श लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 65 का बी, सरकारिया आयोग में ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो देखिए केंद्र संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। अगला है अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन से क्या होगा। दो चीज़ें हैं, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया समाप्त नहीं होते हैं, सही है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया समाप्त हो जाएंगे। दो के दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, सी ऑप्शन। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। महान्यायवादी को देश का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है, सही है। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जा सकता नहीं, ये प्रसाद कार्य करता है राष्ट्रपति, जब चाहे वो हटा सकता है राष्ट्रपति से। तो पहला दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बारे में प्रावधान जो है आर्टिकल 76 में है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे इसके संबंध में 3 कथन दिए गए हैं और बताना इन तीनों में से सही कौन सा है। पहला, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में पेश किया जा सकता नहीं, केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के पूर्ण बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो, सही है। दूसरा, तीसरा, इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। पहला गलत, दूसरा तीसरा सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं राज्य और राज्यसभा सीटें, इन्हें हमें सुमेलित करना है। मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 10, छत्तीसगढ़ में 5, मिजोरम में 1। तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, बताना सत्य कौन से हैं। पहला, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा गठित पूर्वोत्तर परिषद में कुल 7 सदस्य राज्य शामिल हैं, नहीं, कुल 8 हैं, 7 नहीं 8 हैं, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा, वर्ष 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना, ये सही है। तो यहाँ पे केवल बी वाला सही, केवल दूसरा कथन सही है। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। मुंबई वाद में कहा गया, किसमें, मुंबई वाद में ऐसा कहा गया। मुंबई बनाम भारतीय संघवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। वर्ष 1975 में 38वें संविधान संशोधन में यह उपबंध कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1978 में क्या किया गया, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 38वें में ये कहा गया कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, पर 44वें में कहा गया कि नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगला है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं वर्तमान में। निम्नलिखित भाषाओं को उनकी सूची में शामिल होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले असमिया और बंगाली 14 भाषाओं में शामिल थे। फिर आपका सिंधी 1971 में, नहीं, 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 के द्वारा, तो 4 हो गया। फिर इसके बाद आपका कोंकणी और मणिपुरी है, कोंकणी और मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर सबसे लास्ट में आपका संथाली आएगा, संथाली 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, तो ये 3 हो जाएगा। 1, 4, 2, 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राज़ील में है, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में, परंतु आपका जापान, इटली, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन आदि देशों में एकात्मक स्वरूप है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि देशों में सरकार का संघीय मॉडल अपनाया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।